बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कश्ती आजकल बीच मंझदार हजकोलेकारी है, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन के नताइज हों, क्योंकि अपोजिशन ये क्लेम करती है कि चारों सूबों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई है। उसके बाद डस्का का इलेक्शन था, उसका जो नतीजा है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, बल्कि बहुत सारे अफसरान को मुअत्तल भी किया और कुछ अफसरान के नाम लेकर कहा कि इनको दोबारा किसी भी सियासत के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से किसी भी ड्यूटी पर मामूर ना किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया। फिर खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकसीम का शिकार है। एक मिसाल तो बहुत बड़ी KPK में हमने परवेज़ खटक साहब के भाई की देखी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वहाँ से नौशहरा से इलेक्शन जीती। दूसरा एक खबर ये भी है कि KPK में दर्जन भर MNAs और MPs जो है, उन्होंने उस इवेंट में शिरकत नहीं की जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर गए थे। और एक खबर ये भी है कि 12 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिलानी साहब से रब्ता कर रहे हैं और कह ये रहे हैं बकौल उनके कि जी आप अगर इंश्योर करें हमें कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट मिलेगा तो सेनेट के इलेक्शन में हम आपको वोट देते हैं। इन तमाम बातों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट आया डस्का इलेक्शन के हवाले से, और उसी से शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल भी वो है। वो कहती हैं जी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करना साबित करता है कि तुमने चोरी की है। वोट चोरी में मुलव्वस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी तुम्हारे कहने पर की गई है। दोबारा इलेक्शन से फरार साबित करता है कि तुम जानते हो अवाम तुम्हारी जमानतें जब्त कराएगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की लाठी बे आवाज है। तो सबसे पहले तो डस्का इलेक्शन पे बात कर लेते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको असद उमर साहब? सर, पहली बात तो वहाँ से शुरू करते हैं कि जहाँ मैं मरियम से इत्तफाक करता हूँ। अल्लाह की लाठी वाकई में बे आवाज़ है, और जिन लोगों ने गरीब पाकिस्तानियों के, मुतवस्सित तबके के पाकिस्तानियों के पैसे को लूटा, चोरी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, अरबों रुपए की जायदादें नहीं, अरबों डॉलरों की जायदादें बनाई, वो किस इम्तहान से सुगत गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उनको यहीं ज़मीन पर क्या सबक सिखाया है, उसमें तो अगर किसी को इस बात का पहले इदराक नहीं था, ये यकीन नहीं था, तो अब आ जाना चाहिए उनको यकीन कि वाकई अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बे आवाज़ है। तो इस बात से तो मैं उनकी मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। जहाँ तक उनके दूसरे दावे का ताल्लुक है, शायद उनकी गिनती कमज़ोर है, या क्योंकि ज़िंदगी में कभी कोई काम नहीं किया हुआ, कोई इलेक्शन भी उन्होंने नहीं लड़ा हुआ, तो शायद इसलिए उनको इलेक्शन का भी नहीं पता। उनका अपना, उनकी पार्टी का दावा ये है 3000 वोट से डस्का जीत रहे थे, ये दावा है उनका। हम उसको नहीं मानते, लेकिन उनका दावा है। जमानत किसकी जब्त हो रही थी, और ये वो सीट है जो 2018 का इलेक्शन, जिसको ये कहते हैं कि धांधली ज़दा इलेक्शन था, उस सपोजिडली धांधली ज़दा इलेक्शन के अंदर ये सीट 40,000 वोट से जीते थे, और अब इनके दावे के मुताबिक ये 3000 वोट से उस पर लीड कर रहे थे। तो 37,000 वोट की लीड उनकी जो है वो इनके दावे के मुताबिक गायब हो चुकी थी। हमारे ख्याल में तो हम सीट जीत चुके हैं। जहां तक री पोलिंग की बात है, इलेक्शन कमीशन ने किया ना, हमने इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया कि कोई पैसा खा गए हैं, ना हमने कहा जमहूरियत ख़तरे में पड़ गई है। और जहाँ तक इलेक्शन के रिजल्ट चैलेंज करने का सवाल है और रीपोलिंग के डिसीजन का, वो उम्मीदवार का हक है। उम्मीदवार जो है वो अपना जो इस्तेकाक है उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो उसका फैसला है। लेकिन एक ट्वीट उन्होंने ये भी किया और ऑपोजिशन का ये भी कहना है असद उमर साहब कि अगर आप लोगों को अपनी पॉलिटिकल पावर पे एतमाद है और आपको लगता है कि अवाम आपके साथ खड़े हैं डस्का में भी, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों करें? हालांकि आई अंडरस्टैंड इट इज़ योर लीगल राइट, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इखलाकी या सियासी बुनियाद पर वो सवाल पूछ रहे हैं आप दोबारा री इलेक्शन में ज्वाइन करें। आपका सवाल जो है उसका मफरूज़ा ही गलत है। आप कह रहे हैं कि आप चैलेंज कर रहे हैं, हम नहीं चैलेंज कर रहे। इलेक्शन में जो इंतखाबी उम्मीदवार था वो चैलेंज कर रहा है, वो इसलिए चैलेंज कर रहा है, वो कह रहा है मैं इलेक्शन जीत के बैठा हुआ हूं, ठीक है ना, वो कह रहा है मैं इलेक्शन जीत के बैठा हुआ हूं, मेरे पास रिजल्ट्स हैं। वो 20 हल्कों से जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ 20 पोलिंग स्टेशंस, जिनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर 14 घंटे के लिए गायब हो गए थे और फिर धुंध की वजह से लापता हो गए थे और फिर वापस आए, तो 14 हर किसी ने अपनी एक कहानी 14 घंटे के लिए किसने गायब किए थे, किसने नहीं किए थे, उस बहस में नहीं पड़ते। वो वीडियो जो मरियम साहब ने जिसके ट्वीट के जवाब में वो वीडियो आगे सर्कुलेट की थी कि वो थैला लेके भाग रहा है तहरीक इंसाफ का बंदा, वो मुस्लिम लीग नून का एमपी निकला था, हम उस बहस में नहीं पड़ते।
पढ़ते। मैं तो सिर्फ जिस तरह मैं पहले कह रहा था ना, चलिए नहीं पढ़ते सर एहतजाम बात को मुकम्मल करने दो भाई। सुन तो लेना, आपने जो सवाल पहला पूछा उसको तो जवाब दे दो ना, फिर आप अगला कर लेना। मैं ये कह रहा हूं जिस तरीके से मैं कह रहा था ना मुस्लिम लीग नून के दावे के मुताबिक, ठीक है ना, मैं इसी तरीके से कह रहा हूं कि अली असजद मल्ली का ख्याल है कि वो इलेक्शन जीत के बैठा हुआ है, वो क्यों ना जाके चैलेंज करे यार। तहरीक इंसाफ अपनी अखलाकी कुव्वत दिखाने के चक्कर में अली असजद मल्ली का क्या कसूर है, उसने जाके चैलेंज किया, उसका हक बनता है। यहाँ पे सवाल ये बनता है ना असद उमर साहब, सवाल ये बनता है, आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अली असजद मल्ली इलेक्शन जीत के, अगर आप वो कहते हैं कि मैं बैठा हूं, लेकिन जो 340 के करीब पोलिंग स्टेशंस थे वहां पे तो आपने खुद कहा ना कि 3-4 हज़ार की लीड से पीएमएलएन जीत रही थी। उसके बाद 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आते हैं और उसके हवाले से तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज ये इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज से पहले ही सामने आ गई थी ना, कि वो गायब हो गए हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का कहीं पता नहीं चल रहा है, सुबह के टाइम वो वापस आए हैं, फिर वीडियोस का ये अजीबोगरीब। तो वो जो मुतनाज़िया 20 पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी बुनियाद पे अली असजद मल्ली साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं जीत रहा हूं, तो ऐसी जीत किस काम की जिसकी बुनियाद में इतनी मैल प्रैक्टिसेस allegedly हो? आपने तकरीर कर ली ना, सवाल नहीं था, तकरीर थी। अच्छा अब मैं आपको बताऊं भाई, मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं। सर हमारे सवाल मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। क्या चीज? आपसे नहीं एक्सपेक्ट करता कि मेरा सवाल आपको तकरीर लगे। मैं अपना ये आप समझ लें एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर का तज्जिया था। अच्छा बात सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई, मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, अली असजद मल्ली यकीन रखता है और जेन्युइनली यकीन रखता है, मैं उससे इलेक्शन के बाद मिला हूं, वो जेन्युइनली यकीन रखता है कि वो ये इलेक्शन जीता हुआ है। मैंने नहीं कहा कि मैं मानता हूं 3000, मैंने 3 दफा कहा ये मुस्लिम लीग नून का दावा है, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि वो जीत रहे थे, मैंने कहा ये उनका दावा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अली असजद मल्ली का जो इनफरादी इस्तेकाक है, वो तहरीके इंसाफ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए उसको कैसे ओवरराइड कर सकती है? उसने अपील कर दी है वहां पे जाके, उसका अखलाकी जवाब बनता है। आपको यह भी पता है अखलाकी कुव्वत जो तहरीक इंसाफ की थी, इससे पहले के इलेक्शन कमीशन का फैसला आता, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था तहरीक इंसाफ की पोजीशन इसके ऊपर यह है कि जिन पोलिंग स्टेशंस पे कंट्रोवर्सी होगी उस पर बेशक दोबारा इलेक्शन करा ले। तो तहरीक इंसाफ तो अपनी पोजीशन, और मुझे एक मिसाल दे दें पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी की, पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी उन्होंने ऐसा किया हो? अभी फैसला नहीं आया है, पहले से उन्होंने कह दिया कि जी अगर आपके ख्याल में अगर कोई शक व शुबा हो गया दोबारा करा लो इलेक्शन। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। ठीक है। अच्छा असद उमर साहब, अगला सवाल यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने इस तरफ इशारा किया है कि शायद हुकूमत की पुश्त पनाही करने वाली ताकतें अब पीछे हट चुकी हैं, इस वजह से अब डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हैं, चाहे वो कोई और चीज़ है, चाहे वो सेनेट है। सुन तो लेना, शॉर्ट तो सुन लेना। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा बिलावल साहब ने, फिर आप जवाब दीजिए, सुनाइए जी। एक जमहूरी मुल्क में कि उसमें गैर सियासी कुव्वतें या इस्टेब्लिशमेंट वो किसी खेल का हिस्सा नहीं है, ये न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ तब बनती है जब वो खेल का हिस्सा बनते हैं। अगर वो नहीं शामिल तो उनको शामिल होना भी नहीं चाहिए, उनको अपने आईनी किरदार तक महदूद होना चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे इदारे के लिए भी अच्छा है। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे। हम खुश होते हैं जब हर इदारा अपना काम करते हैं। अगर सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर ऐसे लग रहा है इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए उसी अंदाज के साथ जैसे हम तनकीद करते हैं जब किरदार न्यूट्रल नहीं होता। सुन रहे हैं आप असद उमर साहब, और आप ही के वफाकी वजीर अली जैदी साहब ने एक शेर लिख दिया ट्विटर पे। वो कहते हैं कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ खेल दोबारा होगा। अच्छा, वो अली जैदी की ट्वीट का तो अली जैदी खुद ही बताएगा कि उसका क्या पस मंज़र था। ये जब बात कर रहे थे ना, तो मुझे याद आ रहा था एक 1988 का इलेक्शन हुआ ना, उसमें शेख रोहेल असगर और बमुकाबला चौधरी एतजाज़ एहसन इलेक्शन था। तो BBC ने उस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर एक फोकस प्रोग्राम किया, तो उसमें सपोर्टर्स खड़े में और वो इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर, तो वो पीछे से बोली जा रहा था, तो उसको BBC के इंटरव्यू ने कहा आप एक मिनट रुक जाए ना, इनका जवाब तो सुन ले। उसने कहा जी कैसे चुप रहा, एक झूठ मारन डे हैं। तो यहाँ पे जो वो बोल रहे थे ना, तो मुझे हंसी आ रही थी। वो भाईजान, इनका मसला ये नहीं है कि सियासत में
मुदाखलत क्यों करती है फौज? इनका मसला ये है कि पहले किया करती थी, इन दोनों की पार्टियों को फौज की मदद से इक़्तिदार मिल चुका है, ये तारीख का हिस्सा है। वो कह रहे हैं आप क्यों नहीं कर रहे हमारी मदद? इनका मसला ये है। दूसरा जो मरियम बीबी ने कहा वो बिल्कुल सही, उन्होंने बड़ा जबरदस्त तज़िया दिया। उन्होंने कहा कि अब फौज न्यूट्रल है, इसलिए रिजल्ट मुख्तलिफ आ रहे हैं। जरा मैं दोहरा दूं रिजल्ट मुख्तलिफ क्या आए हैं। केपी के अंदर 2 सीटों पे इलेक्शन हुआ, तहरीक इंसाफ एक जीती हुई सीट हार गई और एक हारी हुई सीट जीत गई, तो 1-1 बराबर हो गया। वहां पे एक ही सीट थी 2 में से और अभी भी एक ही सीट है 2 में से। पंजाब के अंदर जो सीटें हारी, एक सीट 30,000 से हारी हुई वजीराबाद की सीट का मार्जिन सिर्फ 5,000 रह गया, जिस पे कोई मुस्लिम लीग नून ने धांधली का इंजाम नहीं लगाया। एक शिकायत नहीं है। लीड 30,000 से कम होकर 5,000 पे रह गई। इधर 40,000 से लीड कम होकर, फिर मैं दोहरा रहा हूं, उनके दावे के मुताबिक 3,000 की रह गई। वाकई में रिजल्ट बदल गए, बहुत बेहतर हो गए तरीके से तहरीक इंसाफ के लिए रिजल्ट। सिंध के अंदर दोनों सीटें जो थी पीपल्स पार्टी की जीती हुई सीटें थी, उन्होंने रिटेन कर दी। तो कौन से जो अभी जो तब्दीली आई है वो सिर्फ यही है कि पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ का वोट बैंक 2018 के इलेक्शन से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और मुस्लिम लीग नून का कम हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, वैसे इमरान खान साहब भी ये कहते रहे ना कि ज़िमनी इंतखाब में तो जिस पार्टी की हुकूमत होती है अक्सर वही ज़िमनी इंतखाबात जीत जाती है, तो आपके दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं हो रहा। खैर, इसका क्रेडिट देना बनता है। वैसे आप उससे बात कर रहे हैं जो पहली दफ़ा असेंबली में इलेक्ट ही होके सिटिंग हुकूमत के खिलाफ आया था। मैं मुस्लिम लीग नून की वफाक की हुकूमत थी और इस्लामाबाद से मैं बाई इलेक्शन लड़के जीत के आया था, तो अमूमी तौर पर ज़रा एज होती है सिटिंग गवर्नमेंट को। वो एज तारीखी तौर पर इसलिए भी ज्यादा रही है कि वो पूरा सियासी तौर पे मशीनरी को इस्तेमाल करते थे। अब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो थोड़ी सी ज्यादा इवन प्लेइंग फील्ड है। अच्छा, बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्या एक वजह यह भी तो नहीं है असद उमर साहब के जो, खैर आपने तो कह दिया कि जी हम गैर मकबूल नहीं, हम तो ज़्यादा मकबूल हो रहे हैं, जिस लीड से हम हारे थे वो कवर हो गई है, अब कम रहेगी, लेकिन उसके बावजूद 2.5 साल से अब आपकी हुकूमत है और अगर आपकी परफॉर्मेंस अवाम के लिए काबिल इत्मीनान होती तो सर्टनली आप ज़िमनी इंतखाब तो जीतते। लीड चलें आप कहते हैं कम की, लेकिन इंतखाब तो फिर भी नहीं आप जीते ना, हारे तो आप हैं। तो क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि जो CMs हैं, CM पंजाब है, CM KPK, उनकी जो कारकर्दगी है उसके हवाले से अवाम में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे और प्राइम मिनिस्टर साहब लगातार अपने CMs को डिफेंड करते हैं कि नहीं ये बड़ा बेहतरीन CM है। आप देखिए 2.5 साल से तो अच्छा नहीं लग रहा, आप आगे 2.5 साल में क्या होगा? अच्छा, पहली बात तो आपने कहा कि आपने कहा, तो मैंने जो इंतखाबी नताइज अभी आपके सामने रखे हैं, अगर इनमें से किसी पे आपको इख्तलाफ है या मैं हक़ाइक़ नहीं बता रहा, जो मैं इंटरप्रिटेशन की बात नहीं कर रहा, उसके तज़िये की बात नहीं कर रहा, जो फैक्ट मैंने आपके सामने रखे हैं, जो हक़ाइक़ रखे हैं, अगर उसमें मैंने कोई गलत बयानी की हो तो मुझे ज़रूर प्लीज़ दुरुस्त कर दीजिएगा। अब आ जाएँ सीटों के ऊपर। पहले तो महमूद खान की बात कर लेते। जैसे मैंने कहा, एक जीती हुई सीट हारी, बड़ा अफसोस हुआ हमें उसका। ऑल्दो परवेज़ खटक जो है उसके अपील के अंदर भी जा रहे हैं, उनके ख्याल के अंदर रिजल्ट्स जो हैं उसके अंदर टेम्परिंग हुई है, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून समझती है डस्का में हुई है। और लेकिन अगर मैं वो मान भी लूँ तो एक सीट जीती हुई हम हारे, एक हारी हुई सीट हम जीत गए। तो वहाँ पे तो मुझे परफॉर्मेंस का कोई डेबिट समझ में नहीं आ रहा कि किस बुनियाद पे कहा जा सकता है कि परफॉर्मेंस का डेबिट है। अब आ जाए पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर तो उस्मान बुज़दार कहेगा कि भाई जिस वक़्त इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने का इलेक्शन हो रहा था, तो उस इलेक्शन के अंदर इन सीटों पे जो नताइज आए थे उससे बेहतर नताइज अब मैंने डिलीवर कर दिए। तो ये तो बड़ा रिंगिंग एंडोर्समेंट हो गया कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस का, अगर आप यही पैमाना बनाना चाहते हैं इलेक्शन के रिजल्ट को ही। अच्छा, वो डस्का इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन के फैसले को तहरीक इंसाफ कैसे डाइजेस्ट करेगी? क्योंकि जिन अफसरान को मुअत्तल किया गया है, जिनके किरदार पर सवालात उठाए गए हैं, वो बराह रास्त वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के मातहत हैं। DC, AC और DPO डस्का को मुअत्तल किया गया जी, चीफ सेक्रेटरी IG को वज़ारत के लिए तलब किया गया जी, और मरियम नवाज बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत एजेंसी पर इल्ज़ाम लगा रही है और अपोजिशन की जो सेकेंड टियर ऑफ लीडरशिप है वो तो नाम भी ले रही है एजेंसी का। असद उमर साहब। अच्छा जी, पहली बात तो आपने कहा कि उस्मान बुज़दार को बराह रास्त रिपोर्ट करते हैं। इनमें से कोई भी अफसर जो है जिसको किया गया वो बराह रास्त उनको रिपोर्ट नहीं करता। ये चीफ सेक्रेटरी तो करते हैं ना जी? चीफ सेक्रेटरी को तो सिर्फ बुलाया है, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, उनको तो सिर्फ बुलाया है, उनको तो खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है उनमें से बुलाया तो है सर, बुलाया है ना, उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? चले आप पहले बता दें सर, पढ़ दूं ये? जी जी, आप बता दें मुझे कि चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अभी तो बुलाया है।
नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं सर, बुलाया है सर, मैं भी यही कह रहा हूं के खिलाफ लेना कोई आसान काम होता है? एहतशाम, मैं भी यही कह रहा हूं। आपने अपने सवाल में कहा था जिन अफसरान के खिलाफ एक्शन हुआ है वो बराए रास्त सर एलिगेशन सुन लेना। जी जी। असद उमर साहब, एलिगेशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपने फराइज से गफलत बरतने पर 4 मार्च 2021 को जाती हैसियत में तलब किया है। तो वो जो बुलाया है वो कोई ऐसी गपशप करने, चाय पीने तो बुलाया ना सर? इल्जाम है कि अपने फराइज से गफलत बरतने पर बुलाया है सर। हम बहस नहीं करें ना, एहतशाम सवाल पूछ ले तो उसको जवाब देने दिया करो ना। देखो, मैं तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, कोई एक्शन लिया है इनके खिलाफ? आप पहले बता जी जी, आई विल वेट फॉर योर आंसर। बता दीजिए सर। वो तो इंक्वायरी के बाद ही होगा, अगर होगा तो बस ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। आपका मैं दोहरा दूं, आप दोबारा सवाल सुन लेना। आपका सवाल यह था कि जिनके खिलाफ एक्शन हुआ है वो बराह रास्त उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट करते हैं। उनमें से कोई भी, जिनके खिलाफ अभी तक एक्शन हुआ है, उनमें से कोई भी उस्मान बुज़दार को बराह रास्त रिपोर्ट नहीं करता। मैं सिर्फ अगेन मैं हकाइक की बात कर रहा हूँ, उसका तज्जिया एक अलग चीज़ है। हकाइक ये हैं कि उनमें से कोई भी नहीं करता। जहाँ तक अफसर, वो अफसर खुद जवाब देंगे उसके। तहरीके इंसाफ जो है भाई, सवाल करने के ऊपर कोई घबराती नहीं है और आईनी इदारों के इस्तेहकाक को मानती है। हम सुप्रीम कोर्ट पे हमले करने वाले नहीं हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हक में आ जाए तो हम उस पर मिठाइयाँ बांटें, और जो फैसला हमारे खिलाफ आ जाए तो उसका मतलब चमक हो गई, फौज ने जाके करवा दिया, बंदूक रख के हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया। हम ये 2 नंबरी वाला काम करते नहीं है। इमरान खान से सवाल पूछे, 10 महीने इमरान खान जाते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। उन्होंने कहा 1983 का रिकॉर्ड निकाल के बताओ। उन्होंने 1983 का रिकॉर्ड निकाल के सामने रख दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी 1983 में मेरा सियासत से, हुकूमत से ताल्लुक ही कोई नहीं था, क्यों पूछ रहे हैं सवाल? जो सवाल पूछा, इसी तरीके से फैसले कुछ हमें पसंद आते। हमारे ख्याल में अगर वहां पे मैक्सिमम केस बनता था तो वो उन पोलिंग स्टेशंस का बनता था जहां पे कंटेंशन हुई थी कि जी ये 23 उन्होंने मांगे थे शायद, जो मुस्लिम लीग नून ने कहा था इन 23 पोलिंग स्टेशन पे है, 14 के ऊपर आरओ ने कहा। तो वहां पर तक तो समझ में आता था। हमें नहीं इसकी बात पूरी समझ में आई कि क्या वजह है कि वो पूरे का पूरा इलेक्शन दोबारा कॉल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ने उनको चमक दिखा दी, वो पैसे खा गए, वो साजिश का हिस्सा हो गए। फैसला किया, उनके पास आईनी इख्तियार था, उन्होंने फैसला किया। जो आईनी तरीकेकार है, अली असजद मल्ली उसको इस्तेमाल कर रहा है, वो अपील के अंदर जा रहा है। सो हम तो जमहूरियत में यकीन रखते हैं भाईजान। सही है सर। असद उमर साहब, सेनेट इलेक्शंस पे आ जाते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है कि 12 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उन्होंने गिलानी साहब को पैगाम दिया है कि अगर आप हमें अगले जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का टिकट दिलाने की यकीन दहानी कराते हैं तो सेनेट इलेक्शन में हम आपको वोट दे देते हैं? ये चल रही है इसका सबसे पहला तो ये देखें कि कितने बुरे हालात हो गए पीपल्स पार्टी के कि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट, अफवाह भी वो ये फैला रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का टिकट मांग रहे हैं। अफवाह के अंदर भी उनको ये अंदाजा था कि अगर अफवाह हमने ये फैलाई कि वो पीपल्स पार्टी का टिकट मांग रहे हैं तो लोग हंसेंगे। अच्छा सर, ये ऐसी कहानियां चलती रहती हैं। रोज रोज हम एक नई कहानी सुनते हैं, हर रोज एक नई कहानी आती चली जाती है। ये वही लोग ये कहानियां सुना रहे हैं अब, जो आपको, मुझे और सारे पाकिस्तान को ये अक्टूबर में बताते थे कि नवंबर में गए, नवंबर में कहते थे दिसंबर में इमरान खान खत्म, फिर वो कहते थे जनवरी में गया, फिर वो कहते थे फरवरी में गया, फिर वो कहते हैं मार्च में गया। ये तो बड़े अरसे से ये कहानियां हम सुनते आ रहे हैं। नई कहानियां और सुन लेते हैं, हम भी लुत्फअंदोज हो जाते हैं। लेकिन मरियम बीबी ने भी दावा किया ना जी। मरियम बीबी ये कहती हैं कि अगले टिकट के लिए पीटीआई के लोग हमसे राब्ता कर रहे हैं। सही। और खुफिया ताकतों के हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि ऑपोजिशन जो है अब किसी हद तक इत्मीनान में है। कितनी परेशान कुन सूरत हाल है ये आप लोगों के लिए? हुकूमत बिल्कुल हमारे लिए परेशान कुन नहीं है। हम चाहते हैं वो इत्मीनान से ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि उनका जो इख्तलाज है उससे वो पूरे पाकिस्तान को जो है इख्तलाज में मुब्तला करके रखते, तो वो बिल्कुल मुतमईन रहे। और इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट जो है 3 मार्च को आपके पास सामने आ जाएगा। जो बयान की बात करें, मैं जो दावे कर रहा था ना, आपने कहा कि मरियम बीबी ने भी ये कहा है, तो जैसे बहुत बड़ी कोई ऐसी हस्ती ने कहा हो जिसने आज तक कभी कोई गलत दावा नहीं किया। ये जो सारे मैं बयानात करता था, ओ इमरान खान तुम दिसंबर 31 को बाहर हो जाओगे, ये सब यही बीबी करती थी। इतने बड़े बड़े जो स्टेटमेंट देती थी, फिर वो करती है फौज पे हमले, फिर उनकी पार्टी जो है वो वजाहत देती है कि नहीं 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 वो तो फौज के खिलाफ नहीं बोल रही थी। वो बेचारी एक पूरी पार्टी इस वक्त मुश्किल का शिकार है, इसलिए उनकी बातों को बुरा ना माना करें।
लेकिन असद उमर साहब, इतना आप एडमिट करेंगे कि थोड़ा क्राइसिस है पीटीआई में, क्योंकि लियाकत जतोई साहब ने पार्टी पर 35 करोड़ रुपए लेकर सैफुल्लाह अबड़ो को टिकट देने का इल्ज़ाम लगाया। फिर बलूचिस्तान में जिस उम्मीदवार से पीटीआई ने टिकट वापस लिया था, इसके हक में अपना उम्मीदवार अब बिठा लिया। इमरान खान साहब के दौरा पेशावर में एक खबर है कि जी केपीके के दर्जन भर MNAs और MPs जो हैं वो वज़ीर आज़म से मिलने नहीं आए। सर तो मैं जैसे बोल रहा ना, लियाकत जतोई साहब ने पार्टी के ऊपर नहीं लगाया, उन्होंने कहा किसी ने दिए, मुझे नहीं पता, मेरी उनसे बात नहीं हुई, उन्होंने क्या बुनियाद था उसका कहने का। लेकिन ये जो बाकी आप बातें कर रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसी अफवाहें बहुत सुनता रहा हूँ। तो आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ ज़रा, इमरान खान किस तरीके से काम करते हैं। ये जो पिछली 2013 से 18 की केपी की हमारी हुकूमत थी ना, तो उस वक्त भी इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई कि ये 10-12 MP हैं और वो जो हैं बड़े नाराज़ हैं और वो पार्टी छोड़ने वाले हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी। वहाँ पे तो आपको पता है हमारी कोalition गवर्नमेंट थी पूरी, बड़ी मुश्किल से गिनती पूरी हो रही थी उस वक्त। तो इमरान खान साहब ने उनको बुला लिया और उन्होंने किसी वजह से मुझे भी बुला लिया। वहाँ पे सिर्फ मैं था उन MPs के अलावा जिनको बुलाया हुआ था। तो मैंने कहा इधर आए हुए हैं, अब आपने बुला लिया तो उनकी सुन लेना बात। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक। मीटिंग शुरू हुई, उन्होंने कहा जी कागज़ पेंसिल ले दो। कागज़, मैं कहते मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा गौर से, लेकिन एक बात मेरी सुन लो इससे पहले। ये याद रखो कि अगर कोई समझता है मुझे ब्लैकमेल कर सकता है, तो मैं कल सुबह नहीं आज शाम को हुकूमत ख़त्म करने को तैयार हूं। मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाला। अब बताओ क्या पूछना है। तो उसके बाद बारी बारी सब लोगों ने कहा कि जी आपसे अजीम लीडर ही कोई नहीं है। तो ऐसी अफवाहें हम पहले भी सुनते रहे हैं यार, ये अभी भी सुन ली है। चलिए ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, वक्त खत्म हो गया हमारे पास। वो एक सवाल मैंने आपसे किया था तो आपने मुझे कहा था कि आपने तकरीर की है। अच्छी की थी तकरीर। सवाल नहीं था, बाकी में आपको लगा कि मैंने तकरीर की? नहीं, बड़ी अच्छी थी तकरीर। अभी मैंने तकरीर नहीं की थी। फिर जब मैं तकरीर करूंगा आपको उसका क्लिप भेजूंगा, फिर देखिएगा मैं तकरीर कैसे करता हूँ। असद उमर साहब, वार्निंग डिलीवर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच असद उमर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जिस तरह से आप लोगों को पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब एक तकसीम जो है वो सामने रखते हैं, एक डिवीज़न क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं जी कि एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है, इस मुल्क को लूटा है, जो चोर हैं, जो डाकू हैं। हाल ही में उन्होंने दोबारा इस बात का इजहार किया कि अल्फाज में ज़रा सुनी। ये जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। मंडी लगी हुई है, सियासतदानों को खरीदने के लिए, सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। एक वक्त पे तो सब कहते थे कि नहीं जी ओपन बैलेट होनी चाहिए, आज आप कह रहे हैं खुफिया वोट दो। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। ये कौम एक फैसला कुन वक्त पे खड़ी है। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू और इनके साथ जो इनका माफिया है, और इंशाअल्लाह जीत पाकिस्तान की होगी। तो ये डिवीजन इमरान खान साहब हमेशा से क्रिएट करते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है और दूसरी तरफ ये डाकू है और जीत पाकिस्तान की होगी। अब ऑपोजिशन की तरफ से मरियम नवाज साहिबा ने भी एक डिवीजन क्रिएट करना शुरू कर दिया और वो ये कहती हैं कि डिवाइड ये है, तकसीम ये है कि एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नालायकी की वजह से मुल्क में महंगाई की है, मईशत का भट्टा बिठाया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की अवाम है। वो क्या कहती हैं ये भी सुन लें। ये इलेक्शन एक डिवाइड है उन लोगों के लिए जो आवाम के साथ खड़े हैं और उन लोगों के लिए जो इस हुकूमत के ज़रिए आवाम के ऊपर एक कहर बन के टूटे हैं, महंगाई के ज़िम्मेदार हैं, आवाम के लिए मुश्किलात के ज़िम्मेदार हैं, जो राइट साइड ऑफ आवाम पे इस वक्त खड़े हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उनके उम्मीदवार हैं। इमरान खान आवाम का मुजरिम है। उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हर सूबे में हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक लाइन है जिसके इस तरफ जमहूरियत पसंद खड़े हैं और दूसरी तरफ अवाम के मुजरिम खड़े। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से राना सनाउल्लाह साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली असद मल्ली साहब हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि डस्का के हवाले से आपसे सवाल पूछें, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया उसके हवाले से सवाल पूछें। ऑफ कोर्स अली असद मल्ली साहब का अपना एक स्टांस होगा उसके हवाले। ये जो डिवीजन आप क्रिएट करें, आपको लगता है आप कामयाब हो गए सिंस यू से कि जी हम ज़िमनी इंतखाब भी जीत गए हैं, और मरियम साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि MNAs हमसे राब्ते कर रहे हैं PTI के कि आप हमें अगर टिकट की यकीन दहानी कराएं तो हम सेनेट में वोट देते हैं गिलानी साहब को।
जी, पहली बात तो शाम ये है कि मैं आई एम वेरी सॉरी कि मैं घर की तरफ ही पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लेट होने की वजह से फिर मैं फोन कॉल पे हूं। तो जहां तक आपके क्वेश्चन का मामला है कि MNA जो है वो राब्ता कर रहे हैं, तो ये शुक्र करें कि पंजाब में जो है ये मामला जो है वो अनअपोज हो गया है, वरना पंजाब में जो इनकी दुर्गुट बनती ना तो शायद ये बाद में अपनी गवर्नमेंट ना मेंटेन कर सकते। और इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब से मुतअद्दिद MNAs इस प्रॉमिस के ऊपर कि हमें नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो PMLN अकोमोडेट करेगी, टिकट देगी, वो लाइन क्रॉस करने को तैयार है। अब इसमें पार्टी क़यादत ने फैसला करना है कि किसके साथ जो है वो ये प्रॉमिस होगा या किसके साथ जो है वो नहीं होगा। ये कितने MNAs है टोटल जी? देखिए, इसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन या मेरा नॉलेज है, क्योंकि बाकी दोस्तों के साथ भी बराते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो अलग राब्ते कर रहे हैं। कल इसके मतलब उनके साथ भी बैठ के स्ट्रेची हुई है। कुछ तकरीबन 4-5 लोगों के मतलब जो मेरा भी राब्ता है और उनको हम इस बारे में जो है वो अपनी पार्टी में जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को आप अकोमोडेट नहीं कर सकते। वहाँ पे अपनी पार्टी के कंपल्शन होते हैं, आपकी पार्टी के लोग होते हैं और उनको आप जो है वो धक्का नहीं दे सकते और बाहर जगह पे बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें जो मरियम नवाज साहबा ने जो बात की है, इसमें बिल्कुल एक लफ्ज भी जो है वो ठीक है गलत नहीं है। सही। उसकी वजह ये है कि देखें, ये इलेक्शन जो है ये तो होता ही हुकूमत का है। किसी हुकूमत का ज़िम्मी इलेक्शन हारना और उस हार से बचने के लिए इस हद तक जाना जो कुछ डस्का में हुआ है, तो उसकी आप अंदाजा कर लें कि उस का या उस पार्टी का हाल क्या है अवाम के अंदर। ये तो कल को जो है ना, ये इस टिकट के ऊपर कोई आदमी जो है वो जाके अवाम को फेस नहीं कर सकेगा। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs राब्ते कर रहे हैं आपकी जमात से। क्या गिलानी साहब ने भी जो कहा वो भी दुरुस्त है? वो कहते हैं जी कि उनसे कुछ MNAs ने राब्ता किया और वो कहते हैं कि अगर आप हमें ये यकीन दहानी कराते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अगले इलेक्शन में टिकट देती है तो हम आपको वोट दे देते हैं सेनेट के इलेक्शन में। ये गिलानी साहब ने कहा है मरियम नवाज साहिबा को? जी, कल जो हमारी मीटिंग हुई है जाती में, वहाँ पे जो सफरदार गिलानी साहब हैं, उन्होंने ये बात जैसा से आप फरमा रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे भी ये बात की थी। अच्छा। और उनका ये ख्याल था कि अगर हम किसी से वादा करें तो फिर आपका उसके ऊपर क्या स्टांस होगा। अच्छा। तो मरियम नवाज साहबा ने जवाब में ये कहा था कि ये ऐसा तो पार्टी कर सकती है कि जो है वो किसको अकोमोडेट कर सकती है, किसको नहीं कर सकती। आप इस सिलसिले में जो भी लिस्ट फाइनल हो वो जो है वो आप हमारे साथ शेयर करें। कुछ लोग हमारे साथ भी राब्ता कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर पार्टी जो है इस बारे में डिसाइड करेगी। जिनको हम अकोमोडेट कर सकते हुए तो उनको हम बिल्कुल जो बात करेंगे उसके ऊपर फिर अमल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी से ये बात कर लें, वादा कर लें और फिर। लेकिन असद उमर साहब अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे इसी शो में, उन्होंने कहा कि जी सब हवाई बातें हैं। जैसे कहते थे इमरान खान अभी जा रहा है, फिर कल जा रहा है, फिर परसों जा रहा है, इसी तरह ही अभी कह रहे हैं जी कि इनके अरकान जो है असेंबली के वो राब्ते कर रहे हैं। इसमें कोई हकीकत नहीं है, असद उमर साहब कह रहे थे। देखिए, ये चीजें जो है ये जब अंडर डिस्कशन होती हैं तो उसके बाद मटीरियलाइज होने में एक वक्त तो होता है और फिर कुछ चीजें मिलती। जैसे मैंने कहा कि हम या मेरी जमात जो है इस सिलसिले में किसी के साथ गलत वादा नहीं करेगी। वादा उसी सूरत में होगा जिसको हम निभाएंगे और या निभा सकेंगे। अगर हम किसी को अकोमोडेट नहीं कर सकते कल को, तो उसे आज हम जो है वो उसके साथ कोई गलत वादा जो है वो नहीं करेंगे। कुछ मुफाहमत आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी होगी राना साहब पंजाब में? जो है वो ये बात फाइनल हो जाएगी
कि हम किसको अकोमोडेट कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, तो उस वक्त जो है वो बात जो है वो फाइनल होगी। राना सनाउल्लाह साहब, कुछ मुफाहमत आपकी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से भी होगी है पंजाब में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, और ये बात भी दुरुस्त है कि चौधरी परवेज इलाई ने उसमें कलीदी किरदार अदा किया है, जिसके बाद बिला मुकाबला 5 सेनेटर्स मुंतखब हो गए, PTI के 5 आपके हो गए, 1 काफली का हो गया। देखिए, इस हिस्से में ये बात जो है चौधरी परवेज इलाई साहब के हवाले से या मुफाहमत के हवाले से, मुफाहमत की बात को तो मैं उसकी पुरजोर तस्दीक करता, कोई मुफाहमत हमारी इनके साथ जो हो नहीं सकती, और जो इनका रवैया, जो इनके मामला है वो आपके सामने है। बाकी जहाँ तक चौधरी परवेज इलाई साहब के हवाले से बात है, तो मेरे ये कोई ऐसी बात नहीं है, मेरा उनसे कभी भी इस दौरान या इससे पहले या वो कभी रास्ता नहीं हुआ। सही। लेकिन आपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए ना, आप कह रहे हैं कि मुफाहमत हमारी PTI से कोई हो नहीं सकती, लेकिन PTI के कैंडिडेट्स के मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट्स के मुकाबले में PTI ने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए, तो सेटलमेंट तो हो गई ना राना साहब बिला मुकाबला? जो बात मेरे इल्म में है जी, मैं वो ये कह सकता हूँ कि हमारी जमात में जो है वो PMLN ने 3 लोगों को टिकट इशू किए, और बाकी लोग जो थे उनका स्टेटस जो था वो कवरिंग का स्टेटस जो है वो बनता था। तो उन लोगों ने फिर कवरिंग कैंडिडेट के तौर पे जब कागजात बाकियों से एक्सेप्ट हो गए, तो उनका फिर यही बनता था कि वो अपने कागजात जो है वो वापस ले लें। अच्छा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये कह रही है जी कि ये जो NA-75 डस्का में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, वो कहते हैं जी, कोई आप भी वकील है राना साहब, वो कहते हैं कोई एक प्रेसिडेंट दिखा दें कि अगर एक हलके में कोई ऐसी कार्रवाई हुई है जिसमें गोलियां चली और खून खराबा हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत का एक हॉलमार्क रहा है, और इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात हो जाते हैं तकरीबन हर ही इलेक्शन में, तो कहते हैं कोई एक प्रेसिडेंट दिखा दें जिसमें पूरे हल्के का इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें एहतशाम साहब, पिछले 70 सालों में इस मुल्क में ऐसी धांधलियां हुई है ना, रेफरेंडम की धांधलियां भी हुई है, और ऐसे इलेक्शन में धांधलियां हुई है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन आप इस मुल्क में होने वाले पिछले 73 सालों की जो इलेक्शन है, उनमें कोई इलेक्शन, किसी इलेक्शन की मुझे मिसाल दे दें कि जिसमें 20-20, 23-23 प्रेसिडेंट ऑफिसर जो है वो गायब हो गए हों, जिसमें पुलिस की जो है वो निगरानी में और पुलिस की जो है वो इमाम के ऊपर, हुकूमत की माँ के ऊपर एक पूरा कस्बा, पूरा शहर जो है उसमें जो है वो लोग जनगणाते कर रहे हों, हर पोलिंग स्टेशन के सामने हवाई फायरिंग करके लोगों में भगदड़ मचा रहे हों, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो है वो वोटर्स को अपना हक राय दही जो है वो इस्तेमाल करने का जो है वो मौका ना दिया जाए। यानी फैसला जो है वो वाकयात के ऊपर होना। इस किस्म के वाकयात तो कभी इस मुल्क में नहीं पेश आए, जिस मुल्क में हर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगता है। तो जब ये अनोखा वाकया जिसकी कोई मिसाल नहीं है, ना इस मुल्क में ना दुनिया में पेश आया, तो उसके ऊपर फिर ऐसा ही फैसला आना चाहिए। तो आप समझते हैं कि फैसला दुरुस्त है, बावजूद इसके कि वो 340 पोलिंग स्टेशंस जिसके नताइज जो हैं, जहां पर जो मुतनाज़ा नहीं थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब नहीं हुए थे 14 घंटे के लिए, तो वो 340 पोलिंग स्टेशंस का जो टोटल रिजल्ट है उसमें 3-4 हज़ार की लीड से आपकी कैंडिडेट जीत रही हैं, तो उसके बावजूद आप समझते हैं कि ठीक है, पूरे हल्के में ही इलेक्शन होना चाहिए? नहीं, इसमें जो जिन पोलिंग स्टेशन के जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब नहीं हुए, उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर, जिस तरह से मैंने कहा कि डस्का पूरा शहर, उसका मेरा ख्याल है 100 के करीब पोलिंग स्टेशन होगा वहाँ पे, तो उस पूरे शहर में जो है वो लोगों को जो इस्तेमाल करने होता गया। अच्छा, तो वो भी तो इसमें
शामिल है। ये एप्लीकेशन जो है रिटर्निंग ऑफिसर को बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो कैंडिडेट थी नौशीन इफ्तिखार साहिबा, उनकी तरफ से गई और इनिशियली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो प्रेयर थी इस एप्लीकेशन में वो ये नहीं थी कि पूरे हल्के में दोबारा इंतखाब कराया जाए। राना साहब, ये दोबारा हमारा राब्ता हो गया। राना साहब, ये एप्लीकेशन जो है इसमें ये प्लीड किया है नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने कि 23 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा इंतखाब करा दें, बाकियों का तो उन्होंने प्लीड ही नहीं किया था, तो बाद में आपने क्यों माइंड चेंज कर लिया? नहीं, देखो उसमें ये है कि जब वो सुबह वहां पे सारी रात का इंतजार हो रहा था और ये पोलिंग स्टेशन के जो है ये अपना प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो पहले मिलने गए थे, उसके बाद फिर अचानक ये अगवा तो खैर मुख्तलिफ जगहों से हुए थे, लेकिन बरामद जो है ये पुलिस की एक वैन में इकट्ठे ही हुए और इनके पास जो रिजल्ट था उसमें वो 90% जो है वो पोल हुआ था। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप इस रिजल्ट को शामिल ना करें और इसकी बजाय जो है वो आप इनका रीपोल होना चाहिए। अच्छा जी। लेकिन बाद में जब ये इलेक्शन रुक गया तो उसके बाद सारी सूरत हाल मालूम की गई या सारी चीजें जो है वो सामने आई, तो उसके बाद ये पूरे हल्के में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो वोटर्स को रोका गया और दाखिली की गई, तो जिसके ऊपर फिर तमाम सबूत पेश किए गए हैं बाकायदा इलेक्शन कमीशन के सामने कि जी पूरे हल्के को जो है उसमें रीपोल होना चाहिए। और वो सबूत ऐसे थे कि मैंने समझता कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है उन चीजों को सामने रखते हुए कोई और फैसला दे सकता था। सही है। और ये भी है आप लोगों का स्टांस के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि डीपीओ वो जो एसपी के तौर पे जुल्फिकार विर्क साहब को तैनात किया, ये नहीं हो सकते वहां पे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें तैनात किया गया। ये इंचार्ज बना दिया। ये सारे जो प्रेसिडेंट ऑफिसर गायब हुए हैं, ये जो सारे हैं ये वो उन्हीं का काम है, जुल्फिकार विर्क साहब का। और फिर प्रेसिडेंट ऑफिसर जो 360 पोलिंग स्टेशन के प्रेसिडेंट ऑफिसर थे, वो हमारे पास वो सबूत भी आए हैं कि बहुत सारे लोग जो पहले इब्तदाई लिस्ट में नहीं थे, उसके बाद फिर कैंडिडेट के इमा पे जो है वो उन लोगों को जो है उस लिस्ट में शामिल किया गया। इसलिए इसमें बेनिफिशरी जो है जो कि बल्ली साहब है, हमारा ये बड़ा पुरजोर मुतालबा है और हम इसके लिए जो है वो दरख्वास्त भी फाइल करेंगे कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि अगर बेनिफिशरी जो है उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता तो फिर आइंदा से जो है वो इन चीज़ों का सद्देबार नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा कि मरियम नवाज साहिबा का हाल ही में जो एक बयान आया खुफिया ताकतों के हवाले से, और मैंने प्रोग्राम में वो चलाया है जिसमें वो कह रही हैं कि जी ये कोई न्यूज़ नहीं है कि अगर इदारे जो हैं वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। ख़बर वो होती है कि अगर कोई इदारा सियासत में मुदाखलत कर रहा है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो बड़ा क्लियर कट कहा कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए अगर वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। तो आप समझते हैं कि जो पहले आपका बयानिया था, आपकी लीडरशिप का बयानिया था, आप कहते थे कि मुदाखलत हो रही है, अब नहीं हो रही है, न्यूट्रल हो गए इदारे? देखिए हमारा जो बयानिया है या हमारा जो एक मकसद है वो किसी अदारे से साथ कोई झगड़ा तो नहीं है। हमारा मकसद तो यही है कि सियासत में ऐसे अदारों की जिनका सियासत से कोई सरोकार नहीं है, उनकी मुदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए। और अगर ये सवाल किया जाता है कि जी वो न्यूट्रल हो गए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अगर न्यूट्रल हो गए हैं तो बिल्कुल हम इस बात को, हमारी तो जदोजहद ये है। पहले न्यूट्रल नहीं थे राना साहब? हमारी तो कोशिश, बिल्कुल पहले नहीं थे। अच्छा, पहले नहीं थे, अब हो गए 2018 के। नहीं, अब मैं तो इस बात को वेरीफाई नहीं कर रहा। अच्छा। ना मैं इस बात को सर्टिफाई कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले नहीं थे, अब अगर जो है वो जिसका से आप कह रहे हैं, तो अगर ये हो जाए और नहीं, मैं नहीं कह रहा, आपकी लीडर ने कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, जी इन दोनों ने कहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात में और हमारी बात में फर्क है। वो तो शायद उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है और उन्होंने तो ये कहा है कि वो जो है वो न्यूट्रल हैं। लेकिन हमने खैर अभी इस बारे में कोई जो है वो वेरिफिकेशन या सर्टिफिकेशन वाली बात नहीं की।
लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है, हमें अदारों का बेपनाह एहतराम है। इन अदारों में जो लोग जो है वो कौम की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, हम उन सबको सलाम पेश करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो अदारे जो है वो सियासत में उनकी मुदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए, और अगर उनकी मुदाखलत जो है वो नहीं होगी तो जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आगे बढ़ेगा और मुल्क जो है वो आगे बढ़ेगा। और लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि लोग, गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर फैसला आपके हक में आ जाए, आप कहते हैं न्यूट्रल हो गए इदारे, और अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाए कहते हैं जी ये इंतकाम है। तो वो कहते हैं कि डुअल पॉलिसी है, PMLN को जो सूट करता है उसके मुताबिक वो बयान दे देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम इसमें बड़ा मुख्तात और बड़ी एहतियात के साथ जो है वो हम अपने जो है वो अल्फाज का जो है वो चुनाव करते हैं। अब आप देखें कि ये जो हालिया इवेंट्स हुए हैं उसमें जो किरदार सामने आए हैं, उन किरदारों को हमने उनकी स्पेसिफिक जो है वो निशानदेही की है, उनके मतलब जो है वो हमने जो है वो बात की है। तो इसलिए जो है वो हम जो है वो बिला वजह जो है वो किसी भी अदारे को सही हो गया जी। रान साहब तवक्कुफ कीजिएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी ये ख्वाहिश है कि इंसाफ से जी मैं आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ रान साहब, वापस आता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फयाजुल हसन चौहान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब आज लाहौर गए हुए थे, क्या फैसले हुए हैं लाहौर में, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है इसे लेकर के कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है PTI में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के अंदर भी अगर आप एक पॉजिटिव पहलू देखेंगे तो वो हुकूमत की नेकनामी का ही पॉजिटिव पहलू है, क्योंकि यही इलेक्शन कमीशन था जब 2013 का इलेक्शन था और हमने कहा 4 हल्के खोल दो, मिन्नतें तरले करते रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और पार्लियामेंट की जनाब फोरम, हर जगह दरवाजा खटखटाया लेकिन कहीं से भी सुनवाई नहीं हुई। एंड में आके धरना निकाल के बंदे शहीद करवा के सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन होने के बाद फिर जाके 4 हल्के खोलने का हुक्म हुआ। 3 हल्के खुले, चारों में जनाब करप्शन साबित हुई, धांधली साबित हुई। 3 में री इलेक्शन हुआ, 1 में जनाब स्टे ले लिया ख्वाजा आसिफ साहब ने। एक वो दौर था, एक ये वाला दौर है जो इस वक्त इमरान खान साहब का और PTI का दौर है कि जिसमें अदारे इतने आजाद हैं कि उन्होंने जनाब फौरी तौर पे 4 दिन नहीं गुजरे तो जनाब उन्होंने फैसला दे दिया कि जनाब री इलेक्शन करवाया जाए। एक तो ये पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि मैसेज पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि उस धांधली ज़दा हुकूमत का और उस आमरीत का जो 5 साल रही 2013 से 2018 तक, एक उसके अंदर जनाब अदारोों की सूरत हाल क्या थी, और एक ये जो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत है और जो कानून और इंसाफ के ऊपर मबनी हुकूमत है जिसमें अदारों को आज़ादाना अपना किरदार अदा करने के लिए पैसेज दिया हुआ है, उनका किरदार, ये तो हो गया पॉजिटिव। दूसरा ये है, मेरी जाती राय ये है, मुझे नहीं पता कि अभी पार्टी ने क्या डिसीजन किया है, मेरी जाती राय में जनाब इस पर सुप्रीम कोर्ट की रिट करनी चाहिए और स्टे लेना चाहिए। ये ज्यादती है कि 23 हल्कों में जब नून लीग अपोनेंट खुद जो है वो दरखास्त दे रही है कि 23 पोलिंग स्टेशनों पर री इलेक्शन करवाया जाए, तो इलेक्शन कमीशन को जना क्यों फैसला ये दे रहा है कि सारे का सारा जना रीपोलिंग करवाई जाए? ये मेरी जाती राय है। अभी पार्टी का डिसीजन क्या आता है वो भी आपको 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। मेरी जाती राय ये है कि हमारे कैंडिडेट को इसका स्टे लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, और उसके बाद जनाब हमारा स्टैंस ये होना चाहिए कि 23 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जो है वो इसका री इलेक्शन होना चाहिए। ये मेरी जाती राय है। ठीक है, राना साहब, राना सनाउल्लाह साहब से पूछ लेते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब, आप ये क्रेडिट देंगे फयाजुल हसन चौहान साहब जो कह रहे हैं कि ये हमें क्रेडिट दें कि पहले तो यही होता था जिसकी हुकूमत होती थी ज़मीनी इंतखाब वही जीत जाता था, लेकिन अभी इदारे इतने न्यूट्रल हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं कि देखें कैसे कैसे फैसले आ रहे हैं नए पाकिस्तान में। देखिए, इसमें जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है, बिल्कुल मैं इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को देता हूँ, और ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है ये एक बड़ा संगे मील है। वोट को इज़्ज़त दो और जो है वो आवाम के मैंडेट को तब्दील करने की बजाय तस्लीम करने की तरफ जो सफ़र है, मैं समझता हूँ कि उसमें ये एक संगे मील है।
बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि जी इलेक्शन कमीशन आज आज़ाद है और कभी आज़ाद नहीं था, तो इसे आज़ाद होना चाहिए, इसे हमेशा आज़ाद होना चाहिए। आज अगर आज़ाद है तो ये अच्छी बात है, अगर इससे पहले आज़ाद नहीं था और क्यों नहीं था? चौहान साहब जो क्रेडिट मांग रहे हैं वो क्रेडिट आप देंगे? किन के देखें, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है अगर इससे पहले आज़ाद नहीं था और क्यों आज़ाद नहीं था, तो उसकी वजूहात अगर आज कम हुई है या दूर हुई है या न्यूट्रल हुई है, तो उसका क्रेडिट जो है वो मियां नवाज शरीफ के उस स्टांस को जाता है, उस बयानिए को जाता है जो उन्होंने वोट को इज्जत दो के नाम पे जो है उसके लिए जो है वो उन्होंने जदोजहद शुरू की है। और ये इस वक्त सूरत हाल ये है कि न सिर्फ यानी अदारे जो हैं वो अपने 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 आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपने इख्तियारात को जो है वो उसने ठीक है। राज साहब, चौहान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में, ये बड़ा शौक है। चौहान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लें। जी चौहान साहब, अब आप खुद अंदाजा लगा लें, पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, पाकिस्तान का लीडिंग टीवी चैनल है समा, पूरी सुन रही है कि ये क्रेडिट लेने को भी तैयार नहीं है। मुझे याद है पनामा केस के अंदर इनके दौर का चौधरी कमरुज़्ज़मान जो इनके घर का खातन था, नून लीग का भी और नवाज शरीफ साहब के खानदान का भी और इनकी हुकूमत का भी, हुदैबिया पेपर मिल के रेफरेंस के ऊपर जनाब उन्होंने पूछा जस्टिस साहब ने और बाकी फाजिल जजेस ने कि आप अपील क्यों नहीं दायर कर रहे? आपका फर्ज बनता है कि आप अपील दायर करें, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का हक जो था वो पिछले 20-30 सालों से जना वो आपके हुदैबिया पेपर मिल थी और उसका केस था। उसने कहा भाई मैं नहीं करूंगा। उसने कहा क्यों नहीं करोगे तुम? उसने कहा बस नहीं करूंगा। कितने ताबेदार होते थे अदारे और अदारों के सरबराह इनके, एक वो था पाकिस्तान और एक ये इमरान खान। चलिए मेरे पास आखिरी मिनट है, राना साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो प्लीज। मामला ये है कि उसके बाद नैब ने अपील की थी और उस अपील का जो हशर हुआ था वो भी जो है वो सबके सामने है और बाबे रहमते का किरदार भी जो है वो सबके सामने। ठीक है, इस किस्म के किरदार जो है वो होते रहते हैं, लेकिन बहरहाल अब वोट को इज्जत दो की जो बात चली है, इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन जो NA-75 में हुआ है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये संगे मील है। चलें, बहुत शुक्रिया राना साहब, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त खत्म हुआ, कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए।